morning, dear friends. How are you? I hope you are all fine. Welcome to my channel, Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to cognizance. लास्ट लेक्चर में हमने 189 तक जो जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट था उसको अच्छे से डिस्कस कर लिया था. आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लीजिए, जिससे फर्दर आपके कंटिन्यूस जो है बनी रहेगी. चैप्टर जो ये 14 है वो बात कर रहा है कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग. किसी भी प्रोसीडिंग को जब कोर्ट में स्टार्ट करना है उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, वो इस चैप्टर में हम डील करेंगे. सेक्शन 190 बात करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मजिस्ट्रेट की. जो मजिस्ट्रेट है वो कॉग्निजेंस लेगा ऑफेंसेस की. सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉग्निजेंस होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निजेंस? कॉग्निजेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. एप्लीकेशन जुडिशियल ऑफ माइंड क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड का मतलब है कि जब कोई भी मैटर कोर्ट में आया तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगी क्या इस पर वो मैटर कंटिन्यू करने वाला है, क्या उस मैटर पर आगे सुनवाई होनी चाहिए, क्या उस पर केस बन भी रहा है, नहीं बन रहा है. तो कॉग्निजेंस का मतलब है कि जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस उसके सामने आते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो वो उसके हिसाब से जुडिशियल एक्शन लेगा. और उसके बाद क्या है, अब ये इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट हो जाता है. तो अगर हम इसकी बात करें कि कैसे कॉग्निजेंस लेगा, किस प्रकार से अपना माइंड अप्लाई करेगा, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो चैप्टर 12 है वो चैप्टर 12 बात करता है किसकी? इन्वेस्टिगेशन की. ठीक है, तो ये बात कर रहा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर मतलब इस चैप्टर का मतलब है ये वाला चैप्टर जो है. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है. एनी मजिस्ट्रेट कौन सा? फर्स्ट क्लास. बात आ रही है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की, तो JMIC होना चाहिए यहाँ पर. एंड एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, और कोई भी मजिस्ट्रेट जो सेकंड क्लास का है, स्पेशली एम्पावर्ड है, जिसको स्पेशली एम्पावर किया गया. नॉर्मली तो JMIC होगा, लेकिन अगर JM2C अगर है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास है, अगर वो स्पेशली एम्पावर्ड है इस बिहाफ में, किस बिहाफ में? सब सेक्शन 2 में टेक कॉग्निजेंस. सब सेक्शन 2 के हिसाब से जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट होगा वो भी कॉग्निजेंस ले सकता है, उसके सामने भी पेश हो सकता है मैटर. किस किस में बात पर कॉग्निजेंस लेगा? सबसे पहला, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स व्हिच कंस्टिट्यूट एन ऑफेंस. एक कंप्लेंट रिसीव की गई है. कंप्लेंट कैसे रिसीव होती है वो हम डिस्कस करेंगे. अपन ए पुलिस रिपोर्ट आ गई हो, या अपन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन ए पुलिस ऑफिसर. कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी और व्यक्ति ने दी हो या मजिस्ट्रेट को खुद मिली हो, और अपन इन नॉलेज या उसकी खुद की नॉलेज पर दैट सच ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, तो कोई ऑफेंस कमिट हुआ है. उस मामलों पे, इन 3 मामलों में जो है मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो केस के ऊपर कॉग्निजेंस ले सकता है. नेक्स्ट है द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में एम्पावर एनी मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास. कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? एम्पावर कर सकता है CJM. किसको? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर कर सकता है टू टेक कॉग्निजेंस, की वो कॉग्निजेंस ले सबसेक्शन 1 में उस ऑफेंस में, और उसके अंदर उसकी कॉम्पिटेंसी भी होगी और वो इंक्वायरी भी कर सकेगा और ट्रायल भी कर सकेगा. तो अब हम इसमें बात करते हैं, इनको मैं समझते हैं, अपने बोर्ड पर आते हैं और इसको अच्छे से आपको मैं क्लियर करवाती हूँ कंसेप्ट होता क्या है, एक्चुअली इसको हम किस तरीके से समझेंगे जब हम बात कर रहे हैं कॉग्निजेंस की. व्हेन यू टॉक अबाउट कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस क्या होता है सबसे पहले समझना पड़ेगा. कॉग्निजेंस का मतलब एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड. एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड क्या? जो रिपोर्ट आई है उनके पास क्या? उनके पास माइंड नहीं था, यानी कि जुडिशियल एक्शन लेगा. अब जज जो है आगे फर्दर इसको प्रोसीड करेगा, जुडिशियल एक्शन ले लेगा. ठीक है, जब कॉग्निजेंस लेगा ना 190 में एक जज कॉग्निजेंस ले लेता है, फिर उसके बाद 204 इश्यू प्रोसेस का जो सिस्टम है वो स्टार्ट होगा, और उसके बाद फिर चार्ज फ्रेम होंगे और फिर उसके बाद ट्रायल होगा. तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम से चलना पड़ेगा. अब कह रहे हैं कि कॉग्निजेंस किस किस तरीके से ले सकता है.
पहला वर्ड जो बात कर रहा है इसका वो कहता है कंप्लेंट पर। कोई कंप्लेंट आ गई है, कंप्लेंट किस में आएगी? अंडर सेक्शन 200 में कंप्लेंट आ गई है। सेकंड, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट कहाँ होती है? पुलिस रिपोर्ट है चालान जो होता है सेक्शन 173 में, जो चालान आ जाएगा 173(2) में है। थर्ड है कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाय एनी पर्सन, इंफॉर्मेशन बाय एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के द्वारा इंफॉर्मेशन आ गई है। और कह रहा है कि या तो किसी पर्सन के द्वारा आई है या अपन हिज ऑन नॉलेज, अपन हिज ऑन नॉलेज, तो उसकी खुद की नॉलेज के बिहाफ पर भी कोई जो है इंफॉर्मेशन उसे मिली है। फिर क्या करेगा मजिस्ट्रेट? फिर उस पर कॉग्निजेंस ले लेगा। अगर हम सेक्शन इसकी क्लोज बी की बात करें, ये जो 191 का फर्स्ट क्लोज का बी, पहला तो कंप्लेंट है। कंप्लेंट सेक्शन 2D में दिया हुआ है कि कौन सी कंप्लेंट होती है। इसको जब हम करेंगे कंप्लेंट सेक्शन में करेंगे, जब हम 200 का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे उसमें, इसमें क्या होता है कि कोई भी एलिगेशन हो सकता है। कंप्लेंट क्या होती है? कोई भी एक ऐसा एलिगेशन हो सकता है। कंप्लेंट को समझने के लिए सबसे पहले चीज एलिगेशन होगा कंप्लेंट में। एलिगेशन कहाँ लगेगा? मजिस्ट्रेट के सामने एक आरोप लगा है, वेदर द पर्सन नॉन है या अननोन है, चाहे व्यक्ति नॉन है या अननोन है, इस ग्राउंड पे लगता है कि किसी ने एक ऑफेंस कर दिया, कोई रॉन्ग कमिट कर दिया, ठीक है, ये कंप्लेंट होती है। इसको समझ लेते हैं बेयर लैंग्वेज के हिसाब से कि कंप्लेंट क्या होती है। एक सेकेंड ओपन कर रही हूँ मैं बेयर लैंग्वेज, हम आ जाते हैं कंप्लेंट पर, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। हर चीज को आपस में जब कनेक्ट करके आप समझते हो तो बहुत इजीली समझ में आता है। कह रहे कंप्लेंट, कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन, कोई भी एलिगेशन लगा है, कोई भी आरोप है, चाहे वो ओरली हो या राइटिंग में हो, मजिस्ट्रेट के सामने होना चाहिए। विद ए व्यू टू इज टेकिंग एक्शन, इस बात पर लगाया गया कि मजिस्ट्रेट उसमें कोड के अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लेगा। दैट सम पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति है, चाहे वो जानकार है या नहीं है, जिसको जानते हैं नहीं जानते हैं, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, उसने एक ऑफेंस कमिट कर दिया है। बट इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगी। कहने का मतलब है कंप्लेंट किसी व्यक्ति, अगर मान लो पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड होगी, पुलिस ने रिपोर्ट दी, पुलिस रिपोर्ट है जिसे चालान कहते हैं, वो चालान दिया पुलिस ने और ये कहा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, तो उसमें क्या होगा? कह रहा है एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि कोई भी ऐसी रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर ने दी है जो ये डिस्क्लोज करता है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जो कमीशन हुआ है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, उसे कंप्लेंट समझा जाएगा। और जो जिस पुलिस ऑफिसर ने उस कंप्लेंट को दिया है वो क्या है? कंप्लेनेंट माना जाएगा। तो ये है कंप्लेंट, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, ये हमने कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कंसेप्ट है इसमें? 191 एक का बी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। 191 का बी पॉइंट ये कह रहा है कि जो 191 के इस एक क्लोज के अंदर ये बात कही गई है कि प्रोसीडिंग जब स्टार्ट हो जाएगी, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी जब प्रोसीडिंग स्टार्ट व्हेन चालान और द फाइनल रिपोर्ट has submitted to मजिस्ट्रेट, सबमिट हो जाएगा। जब ये रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा उसके बाद मजिस्ट्रेट क्या करता है? इश्यू प्रोसेस करता है। इश्यू प्रोसेस क्या होता है? एक नोटिस होता है, ये नोटिस जाता है एक्यूज के पास। बट जब क्रिमिनल केसेस होते हैं और इनमें पुलिस के द्वारा चालान दिया जाता है तो उस टाइम में एक्यूज को नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि उससे पहले ही एक्यूज को पेश किया जा सकता है, और अगर उसको पेश किया गया तो वो हो सकता है बेल पर हो। तो इस प्रकार से ये रिक्वायर्ड नहीं है कि इश्यू प्रोसेस हो। लेकिन एक सिस्टम है कि बाय चांस एक्यूज पकड़ा नहीं गया है, एक्यूज किसी वजह से आया ही नहीं है कोर्ट में, तो उसको इश्यू प्रोसेस किया जाएगा, एक नोटिस भेजा जाएगा। जब हम बात करते हैं 191 के ए क्लोज की, जिसमें कंप्लेंट है,
उसका मतलब है कि उसमें जब पहले कंप्लेंट दर्ज होगी, कंप्लेंट आएगी सेक्शन में, फिर उसके बाद क्या एग्जामिनेशन होगा कोर्ट के द्वारा, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा, और अगर कोर्ट को लगता है कि इस पर केस बन रहा है तो वो क्या करेगा, 204 को परफॉर्म करेगा, इशू प्रोसेस, और अगर लग रहा है केस नहीं बन रहा तो 203 को परफॉर्म करेगा, डिसमिसल हो जाएगी कंप्लेंट। तो ये है कंप्लेंट का सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनी पर्सन, जो 191 क्लोज 3 है, सॉरी सी क्लोज जो इसका है, वो क्या कह रहा है, एक सेकंड क्या प्रॉब्लम हो गया, 191 का 1 क्लोज का सी क्लोज, उसमें बात की गई है एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति से कोई कंप्लेंट्स और इंफॉर्मेशन मिली, एनी पर्सन इंफॉर्मेशन। एनी पर्सन का यहाँ क्या मतलब होगा, एनी पर्सन का मतलब हर एक वो व्यक्ति है जो पुलिस से ना जुड़ा हो। एनी पर्सन मीन्स प्राइवेट पर्सन, एनी पर्सन मीन्स प्राइवेट पर्सन which is not connected with पुलिस, पुलिस से जुड़ा हुआ ना होना चाहिए। कोई भी प्राइवेट पर्सन को इंफॉर्मेशन देता है कोर्ट में आके किस प्रकार से कुछ एक्ट हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी उस पर कॉग्निजेंस कोर्ट ले सकती है। ये कोई जरूरी नहीं है कि कंप्लेनेंट खुद पहुंचे वहां पर, हो सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को भी मिल गई हो, या मजिस्ट्रेट को भी कोई इंफॉर्मेशन मिल गई हो। मजिस्ट्रेट अगर मान लो कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, मजिस्ट्रेट के पास कोई इंफॉर्मेशन आती है अपने बिहाफ पर, अपने नॉलेज में, तो उस पर भी क्या कर सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। ये तो बात है जेएमआईसी की फर्स्ट क्लोज की। सेकंड क्लोज ये बात कर रहा है कि सेकंड क्लोज के अंदर क्या होगा, सीजीएम एम्पावर कर सकता है किसको, जेएम2सी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को एम्पावर कर सकता है कि वो क्या करे, कॉग्निजेंस ले। ठीक है, कई ऐसे केसेस आए हैं वहां पर ये बात कही गई है कि अगर मजिस्ट्रेट ने क्लियरली अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया है तो ये एक्यूज को क्लीन चिट मिल जाती है। क्लीन चिट का मतलब है कि अगर जज अपनी तरफ से माइंड अप्लाई नहीं करता ढंग से तो एक्यूज उसमें बरी हो सकता है, एक्यूज को छूट मिल सकती है। तो कई ऐसे केसेस हैं जहां पर ये बात कही गई है कि जब कॉग्निजेंस की बात आएगी तो उसमें जब टेकिंग जुडिशियल एक्शन की बात है, टेकिंग जुडिशियल एक्शन का मतलब ये नहीं कि आप वहां पर ये देखो कि केस झूठा है या सच्चा है, केस में क्या एक्यूज को दोषी मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। जुडिशियल एक्शन का मतलब ये है कि जो फैक्ट्स और एविडेंसेस, फैक्ट्स और जो सर्कमस्टेंसेस पेश हुए हैं, फैक्ट्स पेश हुए हैं, चालान रिपोर्ट पेश हुई है या कंप्लेंट पेश हुआ है, तो उसमें पूरी तरह से प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके मैटर आता है। तो एलिगेशन जो है वो उसमें सही है, अगर उसको लगता है कि सही है तो वो क्या करेगा, वो उस पर कॉग्निजेंस ले लेगा। अगर उसको लगता है कि सही नहीं है तो क्या कर सकता है, वहां उस केस को बंद भी कर सकता है, उस केस को ये कह सकता है कि केस इज नॉट मेड आउट। तो उस रीजन में क्या है कि कोर्ट के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो उसको प्रॉपरली कॉग्निजेंस ले, कॉग्निजेंस प्रॉपरली लेगा, लेकिन ये बाउंड नहीं है कि उसको फर्दर प्रोसीड करे या ना करे, ये डिपेंड करता है मजिस्ट्रेट पे। क्योंकि आप जब इस प्रोविजन को देखते हो ना, इस प्रोविजन में लिखा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन द एनी मजिस्ट्रेट फर्स्ट मे एंड एनी मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, सबसेक्शन मे वर्ड है, यहाँ पर मे है। उसको लगता है कि डॉक्यूमेंट्स सॉरी एविडेंसेस है, फैक्ट्स बन रहे हैं कि वाकई में कोई केस मेड आउट है, तो उस मामले में वो क्या ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें कोई फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से कॉग्निजेंस ले, उसे अपने जुडिशियल माइंड जो अप्लाई करना है उसके बाद हो सकता है सर्च वारंट ऑर्डर कर सकता है। जो कॉग्निजेंस का वर्ड है ये काफी वाइड आप ले सकते हो। कॉग्निजेंस जो है ऑफेंस का लिया जाता है, किसी व्यक्ति का नहीं। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आप माइंड में रखना, कॉग्निजेंस इज टेकन ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस का आप कॉग्निजेंस लोगे, नॉट एक्यूज्ड। कॉग्निजेंस इसको मैं समझा ही देती हूँ कैसे। कॉग्निजेंस टेकन only of offense, not an accused।
कॉग्निजेंस जो संज्ञान जो वर्ड होता है, संज्ञान अगर वो लेगा तो सिर्फ ऑफेंस का लेगा कि क्या ऑफेंस से रिलेटेड जो एविडेंसेस आ रहे हैं, उसके सामने जो फैक्ट्स आ रहे हैं, क्या उसके बेस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता, क्या केस को आगे फर्दर प्रोसीड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे केसेस होते हैं जहां पर एक्यूज नॉट नॉन है, एक्यूज नॉट नॉन है, फिर भी क्या होता है कि ट्रायल चलाया जा सकता है, उस बेस पर कॉग्निजेंस ली जा सकती है। तो कॉग्निजेंस टेकन ओनली ऑफ ऑफेंस, नॉट ऑफ एनी एक्यूज्ड। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये फैक्ट दिया गया है कि मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस ले लिया, इसका पूरा आप ये मीनिंग नहीं लगाओगे कि किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग हो रही है, पर्टिकुलरली जरूरी नहीं है, हो सकता है वो व्यक्ति पता ही ना हो हमें। तो कोई भी आप कॉग्निजेंस की टर्म को जब समझोगे तो ऑफेंडर पे इसको बिल्कुल भी एप्लीकेशन आप नहीं लेके आओगे। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस और प्रोसिक्यूशन ऑन ऑफेंडर जो अलग अलग चीज है। ऑफेंडर जो होगा, एक्यूज होगा, उसका क्या होगा, कॉग्निजेंस होगा ऑफेंस का, और प्रोसिक्यूशन होता है एक्यूज का। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस और प्रोसिक्यूशन ऑफ एक्यूज्ड। तो ये है हमारा कॉग्निजेंस का कंसेप्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, चाहे आप मेरे वीडियो को लाइक करें ना करें, चाहे शेयर करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, बट आप कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जो भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।